वह 112 पर डायल कर सकती थी। उस स्थिति में कोई भी ऐसा ही करता। लेकिन कमला ने पुलिस को फोन नहीं किया। उसने अपने भाई को फोन किया और जब टूटे हुए मोबाइल की स्क्रीन पर जिसके कोने में दरार थी उसका नाम दिखा, एक समरार ग्रुप को, तो उसका हाथ कांप रहा था। भाई के डर से नहीं बल्कि राहत से, क्योंकि वह जानती थी इस देश में किसी और से बेहतर कि जो कोई उसके चाहने वाले को छूता है उसके साथ क्या होता है। समस्या यह थी कि उसके पति को यह नहीं पता था और यह अनभिज्ञता उसे महंगी पड़ने वाली थी। हर्षवर्धन सिंघानिया का मुंबई के एक पॉश इलाके में स्थित एक कांच की इमारत की 43वीं मंजिल पर एक दफ्तर था। उस मंजिल से बिना धुंध वाले दिनों में पूरे शहर का क्षितिज दिखाई देता था। लाखों छतें, लाखों कहानियां, और उनमें से कोई भी उस कहानी से ज्यादा मायने नहीं रखती थी जो वह सुनने वाला था। रात 2:16 बजे फोन वाइब्रेट हुआ। वह अभी भी जागा हुआ था। राहुल ज्यादातर इस समय जागा ही रहता था। वह जिस तरह का आदमी था वह ज्यादा सोता नहीं था। इसलिए नहीं कि वह सो नहीं पाता था, बल्कि इसलिए कि आधी रात की खामोशी ही एकमात्र समय था जब किसी को उससे कुछ नहीं चाहिए होता था। यह एकमात्र समय था जब वह सिर्फ एक आदमी था, कुर्सी पर बैठा हुआ, हाथ में अच्छी विस्की का एक गिलास और नीचे शहर। जब स्क्रीन पर नाम दिखा तो उसने गिलास नीचे रखा। कमला। वह इस तरह की कॉल आधी रात को नहीं करती थी। कमला उस तरह की थी जो कॉल करने से पहले मैसेज करती थी, जो परेशान करने के लिए माफी मांगती थी, भले ही उसे परेशान करने का पूरा अधिकार हो। बचपन से ही वह ऐसी थी, हमेशा अपनी जगह लेने के लिए इजाजत मांगती थी, जो पहले से ही उसकी थी। उसने पहली घंटी पर फोन उठाया। कोई नमस्ते नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस एक ऐसी आवाज जिसे वह इतनी जल्दी पहचानना नहीं चाहता था, लेकिन उसने पहचान लिया। यह उस तरह का रोना था जो हम तब रोते हैं जब हम उस बिंदु से आगे निकल जाते हैं जहां रोने से कुछ हल होता है, जब शरीर अपने आप रोता है क्योंकि अब और रोना नहीं रुक पाता। राहुल 3 सेकंड तक शांत रहा, फिर उसने धीरे से उसका नाम लिया, वैसे ही जैसे वह सिर्फ तभी बोलता था जब बात गंभीर होती थी। उसे बोलने में समय लगा। जब वह बोल पाई तो शब्द टुकड़ों में आए। पता, कमरा, बेटा सो रहा है, मुझे नहीं पता क्या करना है। वह उसके वाक्य पूरा करने से पहले ही खड़ा हो गया था। कमला को नहीं पता था, या वह नहीं जानने का नाटक करती थी कि कभी कभी बात एक ही होती है कि उसका भाई घर के बाहर कैसा था। उसके लिए राहुल हमेशा वही लड़का था जो उसके बगल वाले गद्दे पर सोता था जब माँ के पास 2 बिस्तर खरीदने के पैसे नहीं होते थे। वही लड़का जिसने मैगी बनाना सीखा क्योंकि माँ रात में काम करती थी और उन्हें कुछ तो खाना था। वही लड़का जो एक दिन एक बैग लेकर घर से निकला और सालों बाद एक ऐसी गाड़ी के साथ लौटा जिसकी कीमत उस फ्लैट से ज्यादा थी जहां वे बड़े हुए थे। उसने कभी नहीं पूछा और राहुल ने कभी नहीं बताया। यही एकमात्र झूठ था जो उनके बीच मौजूद था। शब्दों का झूठ नहीं, बल्कि खामोशी का झूठ। और जब दोनों पक्ष यही चाहते हैं तो संयुक्त खामोशी बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। वह 40 मिनट में पहुंच गया। पता पवई की एक गेटेड सोसाइटी में था जहां चौकीदार, कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड होते थे जो सोचते थे कि उनकी वर्दी उन्हें अधिकार देती है। सिक्योरिटी गार्ड कुछ कहने वाला था। राहुल ने उसे देखा, बस देखा। सिक्योरिटी गार्ड ने नाम पूछे बिना गेट खोल दिया। अपार्टमेंट का दरवाजा आधा खुला था। वह धीरे से अंदर गया, जैसे कि जगह की खामोशी नाजुक हो। कमरा अंधेरा था, लेकिन दालान में एक लैंप जल रहा था और दालान में दीवार से पीठ टिकाकर जमीन पर बैठी थी कमला। राहुल ने पहले फटा हुआ होंठ देखा, फिर आंख, फिर जिस तरह से उसने अपने घुटनों को गले लगाया था, जैसे कि वह दुनिया में कम से कम जगह घेरने की कोशिश कर रही हो। वह धीरे से नीचे बैठा जब तक कि वह उसके बराबर नहीं आ गया। एक पूरे पल के लिए उसने कुछ नहीं कहा, बस वहीं उसके बगल में बैठा रहा जब तक कि वह ठीक से सांस लेने लायक नहीं हो गई। वह कहाँ है? उसने पूछा। आवाज शांत निकली, इतनी शांत कि डर लगता था। सो रहा है, उसने कहा। बहुत ज्यादा पीली थी, बेहोश हो गया। राहुल ने दालान की ओर देखा, फिर वापस उसकी ओर देखा। वह हर्षवर्धन है, उसने कहा, और आवाज फिर से टूट गई। हमारा बेटा अपने कमरे में सो रहा है, उसने कुछ नहीं देखा। राहुल, मैं कसम खाती हूं उसने कुछ नहीं देखा। यह पहली बार नहीं था, उसने कहा। यह कोई सवाल नहीं था। उसे जवाब देने में समय लगा और देरी ही जवाब थी। वह दालान में उसके साथ रहा जब तक कि कमरे की खिड़की से सुबह की रोशनी नहीं होने लगी। उसने कोई विवरण नहीं मांगा, कोई सवाल नहीं पूछे जिनके लिए वह तैयार नहीं थी।
बस वहीं कंधे से कंधा मिलाकर बैठा रहा, वैसे ही जैसे वे बच्चे थे और कुछ बुरा हुआ था, और दोनों में से किसी को नहीं पता था कि क्या करना है सिवाय एक दूसरे के बगल में रहने के। सुबह लगभग 5 बजे वह उसकी तरफ झुककर सो गई। राहुल छत को देखता रहा। उसके दिमाग में टुकड़े पहले ही जुड़ने लगे थे। पति का नाम हर्षवर्धन सिंघानिया, एक ऐसा उपनाम जिसे परिवार शाही खिताब की तरह ढोता था। सिंघानिया के पास कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, परिवार में राजनेता थे, उनके पास उस तरह का पैसा था जो अदालतों में चुप्पी खरीदता था। कमला ने 4 साल पहले इस दुनिया में शादी की थी और राहुल ने उसे जाने दिया था, क्योंकि उसने कहा था, क्योंकि वह खुश दिख रही थी, क्योंकि उसने बहुत पहले सीख लिया था कि कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे मुश्किल काम जिसे आप प्यार करते हैं वह कुछ भी न करना और उस व्यक्ति को खुद से पता लगाने देना है। वह धैर्यवान रहा था। उस रात धैर्य खत्म हो गया था। 6:30 बजे मानव दालान में पजामा पहने, उलझे बालों और अपने प्यारे खिलौने के साथ आया जिसे वह कभी नहीं छोड़ता था। उसने मां को सोते हुए देखा। उसने उस आदमी को देखा जिसे वह मुश्किल से जानता था, उसके बगल में बैठा हुआ। आप मामा राहुल हैं? लड़के ने कहा, सवाल की तरह नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज की पुष्टि की तरह जिसे वह पहले से जानता था। हाँ, मैं हूं, राहुल ने कहा और उंगली मुंह पर रखकर चुप रहने का इशारा किया। मां को थोड़ी देर और सोने दो मानव। मानव ने मां की ओर एक पल के लिए देखा, जो 4 साल के बच्चे के लिए बहुत लंबा था। फिर वह उसके दूसरी ओर बैठ गया, अपना सिर उसके हाथ पर रखा और शांत रहा। राहुल ने दोनों को दालान के फर्श पर देखा और उसके अंदर कुछ जो बहुत समय से ठंडा था और भी ठंडा हो गया। हर्षवर्धन सिंघानिया सुबह 8 बजे सिरदर्द और सूखे मुंह के साथ जागा। वह बिना शर्ट के कमरे से निकला, रसोई में गया, फ्रिज खोला। जब उसने फ्रिज बंद किया तभी उसने उस आदमी को ड्राइंग रूम की मेज पर बैठे देखा। वह चिल्लाया नहीं। जो लोग सच में डर जाते हैं वे शायद ही कभी चिल्लाते हैं, वे जम जाते हैं। तुम कौन हो? हर्षवर्धन ने कहा, लेकिन आवाज जितनी वह चाहता था उससे कम निकली। राहुल की कोहनियां मेज पर थीं और उसकी उंगलियां उसके चेहरे के सामने आपस में गुंथी हुई थीं। उसने रसोई में खड़े आदमी को एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देखा जो गुस्सा नहीं था। गुस्सा गर्म होता है, दिखाई देता है, पढ़ा जा सकता है। राहुल के चेहरे पर कुछ और था। यह उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति की अनुपस्थिति थी जिसने पहले ही अपने सभी निर्णय ले लिए थे और अब बस घड़ी के चलने का इंतजार कर रहा था। मैं उसका भाई हूं, राहुल ने कहा। उसके बाद की खामोशी में एक बनावट थी। यह उस तरह की खामोशी थी जो एक कमरे के भौतिक स्थान को घेर लेती थी। हर्षवर्धन ने कुछ वापस पाने की कोशिश की, अपनी मुद्रा, अपनी आवाज, अपना अधिकार। देखो, उसने शुरू किया, तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ। यह पति पत्नी का मामला है। अगर तुम यहां बिना। राहुल ने एक हाथ उठाया, बस इतना ही। एक हाथ धीरे से उठाया गया और हर्षवर्धन ने वाक्य के बीच में ही बोलना बंद कर दिया। तुम सुनोगे जो मुझे कहना है, राहुल ने कहा, और फिर तुम वही करोगे जो मैं कह रहा हूं, या बातचीत अलग होगी। तुम चुनो कि तुम कौन सी बातचीत करना पसंद करोगे। हर्षवर्धन सिंघानिया 38 साल का था, 6 फीट लंबा और बड़ा हुआ था, यह जानते हुए कि उसके परिवार का उपनाम समस्याएं हल कर देता था। उसने अपनी ड्राइंग रूम की मेज पर बैठे आदमी को देखा और बहुत समय बाद पहली बार महसूस किया कि उसका उपनाम इस समस्या को हल नहीं करेगा। कमला उसी पल मानव को गोद में लिए दालान में दिखाई दी। उसने दोनों आदमियों को देखा, अपने पति को देखा, अपने भाई को देखा और बीच रास्ते में खड़ी रह गई, जैसे कोई नहीं जानता कि जमीन किस तरफ धंसेगी। सब ठीक है, राहुल ने उससे कहा, अपनी आंखें हर्षवर्धन से हटाए बिना। जाओ मानव को नहलाओ, हमें बात करनी है, मुझे और हर्षवर्धन को। वह झिझकी। जाओ कमला, उसने फिर से कहा, और इस बार उसकी आवाज में एक कोमलता थी जो केवल उसके लिए थी। मैं वादा करता हूं कि सब ठीक है। वह चली गई। उस कमरे में हुई बातचीत का विवरण कभी किसी को नहीं बताया गया। जो ज्ञात है वह यह है कि यह 40 मिनट तक चली, कि किसी ने भी अपनी आवाज नहीं उठाई, कि जब कमला मानव के साथ वापस आई तो राहुल खिड़की के पास खड़ा था और हर्षवर्धन सोफे पर उस आदमी की अभिव्यक्ति के साथ बैठा था जिसने अभी समझा था कि वह किस तरह की स्थिति में फंस गया था। अगले दिनों में हर्षवर्धन सिंघानिया बहुत विनम्र रहा। उसने उन कागजात पर हस्ताक्षर किए जिनकी जरूरत थी। उसने उन शर्तों पर सहमति व्यक्त की जिन पर सहमत होने की जरूरत थी। बिना कोई तमाशा किए, परिवार को फोन किए बिना, किसी वकील को बुलाए बिना,
अपार्टमेंट से बाहर निकल गया, जो अपने आप में एक ऐसी विसंगति थी जिसे सिंघानिया परिवार को जानने वाला कोई भी अजीब पाता। कमला को अजीब लगा, लेकिन वह जांच करने के लिए बहुत थकी हुई थी। राहुल ने सब कुछ संभाला, वकील, मानव की अस्थायी कस्टडी, बांद्रा में एक नया परिवार के लिए अपार्टमेंट, जिसे उसने कहा कि एक दोस्त का था जो यात्रा पर था। अभी के लिए तुम वहां रह सकती हो। उसने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके पास मना करने की ऊर्जा नहीं थी, और क्योंकि उसका वह हिस्सा जो अभी भी भाई के बगल वाले गद्दे पर सोती लड़की थी, जानती थी कि जब राहुल कहता था कि वह हल करेगा तो वह हल कर देता था। उसे नहीं पता था कि हल करना का उसके लिए क्या मतलब था। उसे नहीं पता था कि राहुल ने उस कमरे में वे 40 मिनट एक सूची बनाने वाले की शांति के साथ बिताए थे, यह समझाते हुए कि वह हर्षवर्धन सिंघानिया के बारे में क्या क्या जानता था, कि वह कंस्ट्रक्शन कंपनी में बेनामी पार्टनर के बारे में जानता था, कि वह दिल्ली में बेनामी खाते के बारे में जानता था, कि वह उस अपार्टमेंट के बारे में जानता था जो उसके नाम पर किसी भी रिकॉर्ड में नहीं था, लेकिन जिसके बारे में सभी जानते थे कि वह उसी का था, कि वह एक विशिष्ट कहानी जानता था, एक नगर निगम के ठेके से जुड़ी, जो अगर सही हाथों में पहुंचती तो पूरे सिंघानिया परिवार के लिए बहुत असुविधाजनक होती। कि राहुल के पास यह सब दस्तावेजीकृत था। हर्षवर्धन ने पूछा कि वह कौन था, और राहुल मुस्कुराया। वह मुस्कान नहीं जो वह दफ्तर में इस्तेमाल करता था, वह मुस्कान नहीं जो वह कमला के साथ इस्तेमाल करता था। एक अलग मुस्कान जिसे हर्षवर्धन नाम नहीं दे सका, लेकिन जिसे उसने अपने दिमाग में दर्ज करने से पहले अपने शरीर में दर्ज किया। मैं कोई नहीं हूं, राहुल ने कहा। यह वही है जो किसी भी खोज में दिखाई देगा जो तुम करोगे, लेकिन तुम्हें पता चलेगा कि कोई नहीं एक बहुत बड़ा शब्द हो सकता है। कमला, जाहिर है, यह सुनने के लिए मौजूद नहीं थी। वह अपने बेटे के कमरे में उसे नहला रही थी, एक बेवकूफ सा गाना गा रही थी जो मानव हर दिन गाता था। बच्चे को हंसाने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसका अपना होंठ अभी भी दर्द कर रहा था, और वह सफल रही। मानव उस बेवकूफ से गाने पर हंसा, और वह भी हंसी, और एक पूरे मिनट के लिए उस बाथरूम के बाहर की दुनिया का अस्तित्व ही नहीं था। इसी मिनट उसने तैया इस बेवकूफ से गाने पर हंसा है, इस बेवकूफ से गाने पर हंसा है, किया, बिना शब्दों में कहे कि वह वहां से निकल जाएगी। राहुल की वजह से नहीं, उसे क्या कर सकता था, इस डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि बाथरूम में हंसता हुआ लड़का एक ऐसी मां का हकदार था जो बिना दिखावा किए भी हंस सकती थी, और उसे नहीं पता था कि उसने आखिरी बार कब ऐसा किया था, सच में, बिना किसी कोशिश के। यह पहला टुकड़ा था, बाकी बाद में आए। अगले दिनों में कमला धीरे धीरे यह सब समझने लगी, जैसे कोई बेहोशी से बाहर निकल रहा हो, कि राहुल ने नए अपार्टमेंट के पहले 3 महीने बिना कुछ कहे चुका दिए थे, कि उसने जिस वकील की सलाह दी थी वह मुंबई के सर्वश्रेष्ठ फैमिली लॉयर में से एक था, लेकिन बिल शून्य आ रहा था, कि मानव का स्कूल जो अच्छा था, लेकिन जिसके बारे में हर्षवर्धन हमेशा कहता था कि बदलने के लिए बहुत महंगा है, ये भरमगर्दा अपनी मानव का स्कूल अचानक नए अपार्टमेंट के पास एक जगह खाली हो गई थी। उसने एक दोपहर अपने भाई को फोन किया। तुम मानव के स्कूल की फीस भर रहे हो, उसने कहा। आरोप के रूप में नहीं, बल्कि एक तथ्य के रूप में। उसने 1 सेकंड का विराम लिया। मैं मदद कर रहा हूं, कमला, यह अस्थायी है, उसने कहा। जब तक तुम व्यवस्थित नहीं हो जाती, मुझे यह जानना होगा कि तुम यह कैसे करते हो, उसने कहा। स्कूल की फीस, तुम सालों तक गायब रहते हो, एक अमीर की गाड़ी के साथ वापस आते हो, बांद्रा में अपार्टमेंट का भुगतान करते हो, हर्षवर्धन से 2 दिनों में सब कुछ साइन करवा लेते हो, जैसे कि वह तुमसे डरा हुआ हो। मुझे समझना होगा। एक और विराम, इस बार लंबा। एक दिन मैं तुम्हें बताऊंगा, उसने कहा। तुम हमेशा यही कहते हो, और एक दिन मैं अपना वादा निभाऊंगा। वह जोर देना चाहती थी, लेकिन वह अपने भाई को इतना जानती थी कि उसे पता था कि कब दरवाजा बंद होता है, तो उसने अभी के लिए इसे छोड़ दिया और एक ऐसे शहर में नए सिरे से अपनी जिंदगी व्यवस्थित करने में लग गई जिसे वह जानती थी, लेकिन जो अचानक नया लगने लगा था, जैसे कोई कपड़ा जो अभी तक उसके शरीर के आकार का नहीं बना था। उसे नहीं पता था कि जिस एक दिन का राहुल वादा कर रहा था, वह उसकी कल्पना से ज्यादा तेजी से आ रहा था, क्योंकि हर्षवर्धन सिंघानिया उस तरह का आदमी नहीं था जो उन कागजात पर हस्ताक्षर करने जितनी आसानी से हार मान लेता था। वह इंतजार करने वाला आदमी था, और जबकि कमला अपनी नई जिंदगी व्यवस्थित कर रही थी और राहुल 43वीं मंजिल पर अपने दफ्तर लौट आया था, हर्षवर्धन सिंघानिया अपने परिवार के दफ्तर में बैठा था। सेक्रेटरी द्वारा लाई गई कॉफी पी रहा था, हाथ में मोबाइल और स्क्रीन पर एक जासूस का नाम।
वह पता लगाने वाला था कि राहुल शर्मा कौन था, और जब उसे पता चल जाता तो वह उस जानकारी का इस्तेमाल करता। समस्या यह थी कि कुछ लोग अपना पूरा जीवन ऐसे लोगों के बारे में जानकारी खोजने में बिताते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन यह सुनिश्चित करने में बिताया था कि कोई जानकारी नहीं मिले। यह पहली सीख थी जो हर्षवर्धन को मिलने वाली थी, लेकिन आखिरी नहीं। इला सिंघानिया, कमला की सास को उसी सुबह अलगाव के बारे में पता चला जब कागजात पर हस्ताक्षर किए गए थे। नहीं, इसलिए नहीं कि हर्षवर्धन ने बताया, उसने उस दिन किसी को कुछ नहीं बताया था। उसे इसलिए पता चला क्योंकि बिल्डिंग में एक कर्मचारी था जो कुछ भी अलग होने पर मैसेज भेजता था, और सुबह 7 बजे एक सामान ले जाने वाली वैन इतनी अलग थी कि एक मैसेज के लायक थी। उसने अपने बेटे को फोन किया। उसने तीसरी कॉल पर उठाया। क्या हुआ? उसने कहा। हर्षवर्धन एक पल के लिए चुप रहा, फिर कहा कि यह जटिल था कि वह समझाएगा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इला सिंघानिया 62 साल की थी और वह उस तरह की महिला नहीं थी जो चिंता करने की जरूरत नहीं को जवाब के रूप में स्वीकार करती थी। उसने अपने पति के अनुबंधों पर हस्ताक्षर करते हुए और डिनर पर जाते हुए परिवार की आधी संपत्ति का निर्माण किया था, और वह पहचान सकती थी जब उसके बेटे को किसी बात का डर था। हर्षवर्धन कभी किसी चीज से नहीं डरता था, आज सुबह तक। उसका भाई कौन है? उसने सीधे पूछा, क्योंकि जब उसके दिमाग में कोई विशेष सवाल होता था तो वह शब्दों को बर्बाद नहीं करती थी। हर्षवर्धन को जवाब देने में समय लगा, और देरी ही फिर से जवाब थी। उसने फोन बंद कर दिया और लंबे समय तक अपने दफ्तर की खिड़की से बाहर देखती रही। फिर उसने अपनी सहायक को बुलाया और उससे राहुल शर्मा नाम के एक आदमी के बारे में सब कुछ खोजने के लिए कहा। सहायक 2 घंटे बाद ऐसे चेहरे के साथ लौटी जैसे उसे कुछ नहीं मिला हो। इला ने खाली रिपोर्ट देखी और कई सालों में पहली बार उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसकी उसे आदत नहीं थी। उत्सुकता। कमला की जिंदगी के पहले 30 दिन छोटी छोटी चीजों से बने थे। फिर से जागना, सीखना, बिना किसी और के मूड का अंदाजा लगाए जमीन पर पैर रखे, यह पता लगाना कि वह घड़ी देखे बिना पूरा नाश्ता कर सकती थी, यह महसूस करना कि मानव जब माहौल में तनाव नहीं होता था तो एक अलग लड़का था, ज्यादा शोर मचाने वाला, ज्यादा मौजूद, हंसने का एक ऐसा तरीका जिसे वह नहीं जानती थी कि उसके पास था। ये छोटी छोटी चीजें सबसे ज्यादा दर्द देती थीं, क्योंकि वे उसे यह सोचने पर मजबूर करती थीं कि कितना समय बर्बाद हो गया था। उसने अंधेरी में एक छोटे से डिजाइन स्टूडियो में नौकरी कर ली थी। यह वह नहीं था जिसकी उसने 8 साल पहले स्नातक होने के बाद कल्पना की थी, योजनाओं और परियोजनाओं से भरी हुई, लेकिन यह उसके बिलों का भुगतान करती थी जो राहुल ने मना करने से पहले ही चुका दिए थे, और उसे हर दिन घर से बाहर निकलने का एक कारण देती थी जो उसे जितना उसने सोचा था उससे ज्यादा चाहिए था। बॉस का नाम दिव्या था, 50 साल की, छोटे बाल, उस तरह की महिला जो बिना माफी मांगे अपनी बात कहती थी। काम के दूसरे दिन उसने कमला के चेहरे पर अभी भी मिटते हुए घाव को देखा और कहा, बिना किसी भूमिका के, अगर तुम्हें किसी भी दिन किसी भी कारण से जल्दी निकलना पड़े तो तुम निकल सकती हो। कमला को नहीं पता था कि क्या जवाब देना है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, बस धन्यवाद दिया और भरे गले के साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर लौट आई। जैसे गला तब भरता है जब कोई उस समय दयालु होता है जब आप दया की उम्मीद नहीं कर रहे होते। राहुल सप्ताह में 1 बार आता था, कभी कभी 2 बार। वह ज्यादा पहले से सूचित नहीं करता था, लेकिन कभी खाली हाथ भी नहीं आता था। एक बार वह उन समोसों का एक थैला लेकर आया था जो उन्हें बचपन में पसंद थे। दूसरी बार वह एक वाटर कलर किट लेकर आया था जिसका मानव ने फोन पर जिक्र किया था। मानव जो एक बच्चा था और इसलिए बच्चों के सीधे तर्क से काम करता था। उसने अपने मामा को ऐसी गति से अपना लिया था जिसे कमला को एक ही समय में मार्मिक और थोड़ा दर्दनाक लगा। एक शनिवार दोपहर जब मानव एक ऐसी चीज को पेंट कर रहा था जिसे वह डायनासोर कहता था, लेकिन जो दांतों वाले बादल जैसा लग रहा था, राहुल रसोई में कमला की सब्जियां काटने में मदद कर रहा था। तुम्हें पता चला कि इला तुम्हें खोजने की कोशिश कर रही है, उसने बिना भूमिका के कहा। कमला ने चाकू रोक दिया। सांस, राहुल ने थोड़ी लापरवाही से ठीक किया, जो वास्तव में लापरवाही नहीं थी, और हाँ, उसने मेरे पीछे भी किसी को लगाया। कमला ने उसे देखा। वह पहले की तरह ही शांत गति से गाजर काटता रहा। हाँ, उसने कहा, कुछ नहीं मिला। यह कैसे संभव है? उसने कहा, तुम मौजूद हो, तुम्हारे पास पैन कार्ड है, तुम्हारी कंपनी है, मेरी कई हैं वास्तव में, उसने कहा, लेकिन उनमें जो नाम दिखाई देता है
वह मेरा नहीं है। उसने उसे लंबे समय तक देखती रही। राहुल, उसने धीरे से कहा, मुझे तुम्हें समझाना होगा कि तुम क्या करते हो। उसने चाकू नीचे रखा, उसकी ओर मुड़ा और उस रात दालान के बाद पहली बार वह कुछ सावधानी से तौल रहा था, जैसे कोई जानता हो कि वह जो कहने वाला है वह कुछ बदल देगा और यह तय करने की कोशिश कर रहा हो कि यह सही समय है या नहीं। मैं समस्याएं हल करता हूं, उसने कहा। किस तरह की समस्याएं? उस तरह की समस्याएं जिन्हें लोग सामान्य तरीकों से हल नहीं कर पाते। उसने इंतजार किया। उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा, उस ओर देखा जहां मानव बादलों वाले डायनासोर पेंट कर रहा था, वयस्कों की दुनिया से पूरी तरह बेखबर। कुछ लोग गलत लोगों का पैसा बकाया रखते हैं और उन्हें एक ऐसे रास्ते की जरूरत होती है जो गलत लोग नहीं अपनाना चाहते। उसने कहा, कुछ कंपनियों का एक ऐसा पार्टनर होता है जो गड़बड़ी कर रहा होता है और वे पुलिस के पास नहीं जा सकते क्योंकि पार्टनर के पास पुलिस को देने के लिए उनसे ज्यादा होता है। कुछ परिवारों का एक रहस्य होता है जिसे कोई उजागर करने की धमकी देता है। इस तरह की चीजें तुम कैसे हल करते हो? उसने कहा, जानकारी से। उसने कहा, लगभग हमेशा सिर्फ जानकारी से। तुम यह पता लगा लेते हो कि लोग क्या नहीं चाहते कि पता चले और फिर समस्या अपने आप हल हो जाती है। कमला एक पल के लिए चुप रही। यह ब्लैकमेल है, उसने कहा, आरोप के रूप में नहीं बल्कि सटीकता के साथ, जैसे कोई चीज को उसके सही नाम से पुकार रहा हो। कभी कभी, उसने कहा, अपनी नजरें हटाए बिना, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस शब्द को कैसे परिभाषित करती हो। मैं इसे संतुलन कहना पसंद करता हूं। तुम एक ऐसी स्थिति बनाते हो जहां व्यक्ति को यह एहसास होता है कि समस्या बने रहने की लागत रुकने की लागत से ज्यादा है, और अगर व्यक्ति नहीं रुकता तो लागत बढ़ जाती है। उसने अपने भाई को देखा, बगल वाले गद्दे पर सोता हुआ लड़का, मैगी वाला लड़का, शांत पत्थर जैसा 40 साल का आदमी, और नीचे पूरा शहर। क्या तुमने कभी किसी को चोट पहुंचाई है? उसने कहा। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया और खामोशी में एक जवाब की बनावट थी। मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई जिसने पहले किसी को चोट न पहुंचाई हो, उसने कहा। यह कहने जैसा नहीं है कि मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। वह फिर से सब्जियों की ओर मुड़ी, कुछ देर तक बिना कुछ कहे बर्तन हिलाती रही। उस तरफ मानव ने डायनासोर को शार्क में बदल दिया था, लेकिन वह अभी भी बादल जैसा लग रहा था। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? उसने कहा, बिना मुड़े। क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे वैसे ही देखोगी जैसे तुम अभी देख रही हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देख रही हूं, तुम देख रही हो, कमला, और यह ठीक है। यह मुझे देखने का सही तरीका है। वह मुड़ी। वह अभी भी उसी जगह पर था, ऐसे व्यक्ति की अभिव्यक्ति के साथ जो निर्णय से सहज है, क्योंकि उसने खुद पहले ही अपना न्याय कर लिया है और परिणामों के साथ अपनी शर्तों पर पहुंच गया है। मैं तुम्हें जज नहीं कर रही हूं, उसने कहा। थोड़ा कर रही हो, उसने कहा, और मैं इसका हकदार हूं, लेकिन मैं यहां माफी मांगने के लिए नहीं हूं। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत थी और मुझे यह जानना था कि तुम जानती हो कि मैं यहां हूं। वह 1 सेकंड के लिए चुप रही, फिर सब्जियों की ओर मुड़ी। रात के खाने के लिए रुका। जाओ, उसने कहा, और वह रुक गया। इला सिंघानिया की समस्या अपने आप दूर नहीं हो रही थी। कमला को यह तब पता चला जब ईला की सहायक ने उसके दफ्तर के नंबर पर फोन किया, जिसे उसे नहीं पता था कि ईला को कैसे मिला था, और एक संदेश छोड़ा कि श्रीमती सिंघानिया इस सप्ताह एक कॉफी पीना पसंद करेंगी, यदि संभव हो तो, क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से कुछ बातें कहना चाहती थीं। दिव्या ने भौहें चढ़ाकर संदेश दिया। सास, कमला ने समझाया। दिव्या ने ऐसा चेहरा बनाया जिससे यह सब पता चलता था कि वह पूर्व सासों के बारे में क्या सोचती थी, जो काम की जगह पर फोन करती थीं। कमला जाना नहीं चाहती थी, लेकिन यह भी जानती थी कि ईला सिंघानिया उस तरह की समस्या थी जो इसलिए गायब नहीं होती थी क्योंकि आप फोन नहीं उठाते थे। उसने राहुल को फोन किया। जाओ, उसने बिना झिझके कहा। उसे उम्मीद थी कि वह कहेगा, मत जाओ। क्यों? उसने कहा, क्योंकि मुझे जानना है कि वह क्या जानती है और वह क्या चाहती है, और तुम एकमात्र व्यक्ति हो जिससे वह सीधी बात करेगी। क्या तुम मुझे अपने खुद के डिनर के लिए मुखबिर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो? उसने कहा। कॉफी, उसने ठीक किया। और हां, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यह भी सुनना चाहिए कि उसे क्या कहना है। कभी कभी जिस व्यक्ति को तुम अपना दुश्मन समझते हो, उसके पास कहने के लिए कुछ उपयोगी होता है। यह तुम्हारे लिए बहुत सुविधाजनक है। लगभग हर सच किसी न किसी के लिए असुविधाजनक होता है, उसने कहा। उसने बिना जवाब दिए फोन काट दिया। जो उसका यह कहने का तरीका था कि वह वही करेगी जो उसने कहा था, लेकिन वह खुश नहीं थी।
इला के साथ कॉफी कुलाबा के एक आलीशान कैफे में थी, जहां लिनन के मेजपोश थे और पानी बिना पूछे गैस के साथ आता था। इला कमला से 5 मिनट पहले पहुंची, पहले से ही बैठी हुई, पहले से ही हाथ में मेन्यू लिए, उन लोगों की तरह जो हर जगह जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि दूसरा पहुंचना कमजोरी का एक रूप है। वह कमला को याद किए गए से अलग थी, शायद छोटी, या शायद कमला बड़ी हो गई थी। आने के लिए धन्यवाद, इला ने कहा, और आवाज वही थी, दृढ़, बिना किसी मुफ्त स्नेह के, लेकिन क्रूर नहीं। कमला बैठ गई। दोनों ने एक पल के लिए बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा। मैं सीधी बात कहूंगी, इला ने कहा। कृपया, कमला ने कहा। मुझे नहीं पता था कि हर्षवर्धन क्या कर रहा था, पूरी हद तक नहीं। वह रुक गई। उसने हल्की सी भौहें चढ़ाईं, जैसे कि वह सावधानी से अगले शब्द चुन रही हो। मुझे पता था कि तुम्हारी शादी ठीक नहीं चल रही थी। मुझे नहीं पता था कि बात यहां तक पहुंच गई थी। कमला ने इंतजार किया। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं, इला ने कहा। परिवार के लिए, जो कुछ भी मेरे घर में हुआ उसके लिए। और मैं अपना घर इसलिए कहती हूं क्योंकि वह पवई का अपार्टमेंट मैंने खरीदा था, वह मेरा है, और जो कुछ भी वहां हुआ उसे मैं अपनी जिम्मेदारी मानती हूं। कमला ने अपने सामने की महिला को देखा। उसने जाल की तलाश की, क्योंकि इला सिंघानिया उस तरह की महिला नहीं थी जो बदले में कुछ चाहे बिना माफी मांगती थी। ओह, तुम क्या जानना चाहती हो, कमला ने कहा, और एक छोटी सी मुस्कान बिखेरी। उस तरह की मुस्कान जो तब आती है जब कोई ठीक वही करता है जिसकी आपने उससे उम्मीद की थी। तुम्हारा भाई कौन है, उसने कहा। कमला ने पानी का गिलास उठाया, धीरे धीरे पिया, वापस रख दिया। वह मेरा भाई है, उसने कहा। इला, जो स्पष्ट रूप से इससे ज्यादा उम्मीद कर रही थी, एक पल के लिए चुप रही, मूल्यांकन करते हुए। कमला, मेरे बेटे ने 40 मिनट में बिना वकील बुलाए तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। हर्षवर्धन सिंघानिया 22 साल की उम्र से बिना वकील के कुछ नहीं करता। वह बिना वकील के बिजली का बिल भी साइन नहीं करता। तो उस कमरे में जो कुछ हुआ, उसे एक स्पष्टीकरण की जरूरत है जिसे मैं नहीं ढूंढ पा रही हूं। हो सकता है उसने एक बार सही काम किया हो, कमला ने कहा, और इला ने उसे लंबे समय तक देखा। फिर भुगतान करते समय उसने बस इतना ही कहा, अगर तुम्हारे भाई को कभी किसी चीज की जरूरत हो और मैं मदद कर सकूं तो मुझे बताना। कमला इस वाक्य को घर ले गई और दिनों तक यह उसके दिमाग में रहा। राहुल को यह दिलचस्प लगा जब उसने बताया। दिलचस्प, जैसा उसने पूछा। दिलचस्प क्योंकि इला सिंघानिया बिना कारण मदद की पेशकश नहीं करती। उसने कहा, वह हमसे क्रेडिट लेना चाहती है क्योंकि वह जानती है कि मैं मौजूद हूं, भले ही वह न जानती हो कि मैं कौन हूं, और वह इतनी स्मार्ट है कि वह ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रखना पसंद करेगी बजाय उसके खिलाफ। कमला शांत रही। तुम स्वीकार करोगे, उसने सवाल की तरह नहीं कहा। अभी तक नहीं पता, उसने कहा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हर्षवर्धन आगे क्या करेगा। तुम्हें क्या लगता है कि वह क्या करेगा? राहुल एक पल के लिए चुप रहा। उस तरह की खामोशी जो कई संभावनाओं की गणना कर चुका होता है और यह तय कर रहा होता है कि किसे साझा करना है। मुझे लगता है कि वह कस्टडी की शर्तों को बदलने की कोशिश करेगा, उसने कहा। कमला को पेट में हलचल महसूस हुई। वह नहीं कर सकता। समझौता कागज है, कमला। कागज सही वकील और सही जज के साथ बदल जाता है, और सिंघानिया परिवार के पास दोनों हैं। वह अपनी नई रसोई के बीच में खड़ी रह गई, जिसमें अभी तक उसकी गंध नहीं थी। राहुल, उसने कहा, और आवाज अलग निकली, लेकिन शांत। वह मानव को छीनने की कोशिश करेगा। वह कोशिश करेगा, उसने कहा, लेकिन वह सफल नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं जानता हूं कि उसे खोने के लिए क्या है, उससे बेहतर जितना वह खुद जानता है, उसने कहा। और जब वह इसे सच में समझेगा तो वह रुक जाएगा। वह विश्वास करना चाहती थी। उसने विश्वास करने की कोशिश की। समस्या यह थी कि हर्षवर्धन ने 3 सप्ताह बाद जो कार्ड खेला वह राहुल की उम्मीद के मुताबिक नहीं था, न तो वकील से न ही जज से। यह शनिवार सुबह कमला के मोबाइल पर सीधा फोन था। जब वह कॉफी पी रही थी और मानव कार्टून देख रहा था तो आवाज हर्षवर्धन की थी, लेकिन लहजा अलग था, ज्यादा ठंडा, ज्यादा गणनात्मक, जैसे उसने पूर्व अभ्यास किया हो। मुझे पता है तुम्हारा भाई कौन है, उसने कहा। मुझे पता है वह क्या करता है, और मेरे पास सबूत है। कमला बहुत शांत रही। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन आवाज दृढ़ निकली, जिस तरह से वह नहीं जानती थी कि वह कर सकती थी। तुम क्या चाहते हो, उसने कहा। मुझे मानव एक सप्ताहांत चाहिए। एक हाँ एक नहीं, बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी निगरानी के, जैसा कि शुरू से होना चाहिए था। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भाई मेरी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाए। उसके पास जो कुछ भी है
वह सब कुछ जो वह जानता है वह बंद रहे। या, उसने कहा, या मैं उसके बारे में जो कुछ भी मेरे पास है उसे मीडिया में ले जाऊंगा। पुलिस के पास नहीं, मीडिया में, क्योंकि पुलिस को वह शायद हल कर सकता है, लेकिन सुर्खियों में घोटाला, उसे गायब करना ज्यादा मुश्किल है। उसने फोन काट दिया। 1 सेकंड के लिए काली स्क्रीन को देखती रही, फिर राहुल को फोन किया। उसने हमेशा की तरह पहली घंटी पर उठाया। उसने उसे बताया कि क्या हुआ था। शब्द दर शब्द उसी ठंडे लहजे में जो हर्षवर्धन ने इस्तेमाल किया था, जैसे कि अगर वह बताते समय भावनाओं को अंदर आने देती तो वह धागा खो देती। राहुल ने उसके खत्म करने के बाद दूसरी तरफ लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी। क्या उसे कुछ मिला? उसने कहा कि उसके पास सबूत है। मुझे पता है, राहुल ने कहा। तुम जानते थे कि वह खोज रहा था। मुझे पता था। मुझे नहीं पता था कि उसे क्या मिलेगा। उसे क्या मिला राहुल? एक और विराम। एक आदमी है, उसने धीरे धीरे कहा। दिल्ली का एक व्यवसायी जिसकी मैंने सालों पहले एक समस्या हल करने में मदद की थी। उसकी समस्या उन लोगों का बकाया था जो नहीं को जवाब के रूप में स्वीकार नहीं करते। मैं बीच में आया। बान फिर से बातचीत की। स्थिति हल हो गई, लेकिन उस स्थिति में खुद को पेश करने के लिए मैंने जिस नाम का इस्तेमाल किया था वह एक ऐसा नाम था जिसे मैं अब इस्तेमाल नहीं करता। और स्पष्ट रूप से हर्षवर्धन का जासूस इतना गहरा गया कि उसने बिंदुओं को जोड़ दिया। यह कहानी अगर यह मीडिया में आती है तो यह बदसूरत है। उसने कहा, बस इतना ही। यह सच है और यह बदसूरत है और इसे सबसे बदसूरत तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। कमला चुप रही। तो उसके पास क्या है? उसने कहा, एक हिस्सा है। उसने कहा, लेकिन एक चीज है जो वह नहीं जानता। क्या? दिल्ली का वह व्यवसायी जिसकी मैंने मदद की थी। उसने कहा, वह वही आदमी है जिसने विधायक के पिछले अभियान को वित्तपोषित किया था, जिसने उस अनुबंध को मंजूरी दी थी, जिसने सिंघानिया के कंस्ट्रक्शन कंपनी को 2 साल में 30% बढ़ने में मदद की थी। कमला ने समझने की कोशिश की। वे जुड़े हुए हैं। उसने कहा, सब जुड़े हुए हैं। उसने कहा, मैं अपना पूरा जीवन उन कनेक्शनों पर जी रहा हूं जिनके बारे में लोग नहीं जानते कि वे मौजूद हैं। और जब तुम एक को उजागर करते हो तो तुम सभी को उजागर करते हो। बात यह है कि हर्षवर्धन को नहीं पता कि अगर वह मुझे उजागर करता है तो वह अपने परिवार को भी उजागर करता है। लेकिन तुम उसे यह बताने वाले थे, सही समय पर बताने वाला था। समस्या यह है कि सही समय ज्यादा जरूरी हो गया है। कमला एक पल के लिए मोबाइल हाथ में लिए दालान को देखती रही, जहां मैं मानव कार्टून देखते हुए खुद ही हंस रहा था। राहुल, उसने कहा, हाँ, तुम इसे हल करोगे बिना किसी ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचाए जिसे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। वह चुप रहा। मैं कोशिश करूंगा, उसने कहा। कोशिश मत करो। करो। एक और लंबा विराम। ठीक है, उसने कहा, मैं करूंगा। अगले 10 दिनों में जो कुछ हुआ वह एक ऐसा युद्ध था जिसे बाहर का कोई नहीं देख सकता था, क्योंकि यह पूरी तरह से खामोशी में लड़ा गया था। बंद कमरों में, संदेशों में जो पढ़े जाने के बाद गायब हो जाते थे, उन नंबरों से कॉल में जो किसी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थे। राहुल दिल्ली गया। उसे वह व्यवसायी मिला जिसका नाम देवंग मेहता था और जिसने इन सालों में इतने अलग अलग लोगों का इतना कर्ज जमा कर लिया था कि वह 1 दशक से 5 घंटे से ज्यादा नहीं सोता था। देवंग जानता था कि राहुल कौन था, या वह संस्करण जानता था जिसे राहुल ने उसे जानने दिया था, जो एक ही बात नहीं थी लेकिन काफी करीब थी। उनके बीच बातचीत छोटी थी। राहुल को जो चाहिए था वह सरल था। देवंग को लिखित रूप में और दस्तावेजों के साथ वित्तपोषण की उस श्रृंखला की पुष्टि करने की जरूरत थी जो उसके पैसे को विधायक के अभियान से जोड़ती थी, जो उस अनुबंध से जोड़ती थी, जो सिंघानिया से जोड़ती थी। पुलिस के लिए नहीं, एक फाइल के लिए। एक ऐसी फाइल जो मौजूद थी और अगर किसी ने कुछ मूर्खतापूर्ण नहीं किया तो बिना किसी को परेशान किए मौजूद रहेगी। देवंग ने पूछा कि ऐसा करने में क्या गलत था। राहुल ने समझाया कि ऐसा न करने में क्या सही था। देवंग ने उन पर हस्ताक्षर किए जिनकी जरूरत थी। मुंबई वापस आकर राहुल ने हर्षवर्धन से मिलने का समय तय किया। पवई के अपार्टमेंट में नहीं, कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर में नहीं, शहर के केंद्र में एक छोटे से कैफे में, उस तरह की जगह जहां कैमरे नहीं होते और जहां किसी को परवाह नहीं होती कि कौन किस मेज पर बैठा है। हर्षवर्धन एक वकील के साथ आया। राहुल अकेला आया। वकील ने राहुल को उस वकील की अभिव्यक्ति के साथ देखा जो सोचता है कि उसकी उपस्थिति बातचीत का वजन बदल देती है।
राहुल ने मेज पर रखा लिफाफा खोला और उसे हर्षवर्धन की ओर धकेल दिया। हर्षवर्धन ने सामग्री देखी, देर लगाई, फिर से पढ़ा, वकील को दिया। वकील ने पढ़ा। वकील की अभिव्यक्ति इतनी तेजी से बदली जिसने सब कुछ बता दिया कि कागज पर क्या था। मुझे इस अनुबंध के बारे में नहीं पता था, हर्षवर्धन ने कहा और आवाज बदल गई थी। मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पता था। तुम्हारी मां जानती थी। तुम्हारे पिता ने हस्ताक्षर किए थे। तुमने बस विरासत में पाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ। राहुल सहमत हुआ। लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि क्या होगा, क्योंकि अगर तुम मेरे बारे में जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे मीडिया में ले जाओगे तो मैं तुम्हारे परिवार के बारे में जो कुछ भी मेरे पास है उसे मीडिया में ले जाऊंगा, और मेरे पास तुम्हारे परिवार के बारे में जो कुछ भी है वह ज्यादा ताजा है, समझने में ज्यादा साफ है, और 6 महीनों में कंस्ट्रक्शन कंपनी को डुबो देगा। वकील ने हर्षवर्धन से धीमी आवाज में कुछ कहा। हर्षवर्धन लिफाफे को देखता रहा और इसी पल अपनी बहन को चोट पहुंचाने वाले अपने पति के चेहरे को देखते हुए राहुल ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, पछतावा नहीं। हर्षवर्धन सिंघानिया उस तरह का आदमी नहीं था जो आसानी से पछतावा महसूस करता था, लेकिन उसे डर दिखाई दिया। उस तरह का विशिष्ट डर जो तब आता है जब कोई महसूस करता है कि उसने अपना पूरा जीवन एक ऐसी नींव पर बनाया था जो उतनी ठोस नहीं थी जितनी दिखती थी। यह डर उपयोगी था, लेकिन राहुल ने बहुत पहले सीख लिया था कि किसी व्यक्ति के डर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना बर्बादी था। समस्या को हल करने के लिए तुम्हें पर्याप्त डर की जरूरत थी, बाकी सब मुफ्त क्रूरता थी, और मुफ्त क्रूरता हमेशा किसी न किसी तरह वापस आती थी। तो उसने वह कहा जो उसे कहना था, उसने वह मांगा जो उसे मांगना था, और उसने लिफाफा बंद कर दिया। मुझे जो चाहिए वह सरल है, राहुल ने कहा। तुम कस्टडी समझौते का सम्मान करते हो। तुम मेरी बहन की जिंदगी से गायब हो जाते हो। तुम मेरे बारे में कुछ और पता लगाने की कोशिश नहीं करते, खुद से नहीं, वकील से नहीं, जासूस से नहीं। बदले में मेरे पास जो कुछ भी है वह हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा, अगर तुम मानोगे। और अगर मैं नहीं माना? राहुल खड़ा हुआ, अपनी जैकेट पहनी। तुम मानोगे? उसने कहा। सरल, क्योंकि तुम मूर्ख नहीं हो, और क्योंकि अंदर से तुम जानते हो कि तुमने जो किया है उसकी कोई रक्षा नहीं है, दुनिया के सबसे अच्छे वकील के साथ भी नहीं। हर्षवर्धन ने कुछ नहीं कहा। वकील ने कुछ नहीं कहा। राहुल ने सड़क पर कॉफी पीते हुए 1 सेकंड के लिए रुका। मुंबई की हवा में सांस ली, जो अच्छी नहीं थी लेकिन परिचित थी। उसने अपने धूप के चश्मे लगाए। जहां गाड़ी इंतजार कर रही थी वहां तक चला। पिछली सीट पर उसने मोबाइल निकाला और कमला को एक मैसेज भेजा। सिर्फ 3 शब्द, हल हो गया है। उसने 30 सेकंड में जवाब दिया। एक सवाल, कैसे? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि कैसे का जवाब लंबा था और उसका एक हिस्सा वह अभी भी नहीं जानता था कि कैसे बताना है। हर्षवर्धन के बारे में नहीं, देवंग मेहता के बारे में। जो कुछ देवंग ने साइन किया था उसके बारे में, और देवंग ने ज्यादा विरोध किए बिना क्यों साइन किया था उसके बारे में। और राहुल ने देवंग से बदले में क्या वादा किया था जो कागज पर नहीं था, लेकिन जो उसी तरह मौजूद था जैसे कागज पर न होने वाला हर समझौता मौजूद होता है, 2 लोगों की याद में और दिए गए वचन के वजन में। कहानी का एक हिस्सा था जिसे कमला को जानने की जरूरत थी। बस वह हिस्सा कुछ बदल देगा। वह बदल देगा कि वह उसे कैसे देखेगी। और राहुल, जिसने अपना पूरा जीवन एक ऐसी जिंदगी बनाने में बिताया था जिसे किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी, उसने उस कार की सीट पर पाया कि उसे इस बात की परवाह थी कि उसकी बहन उसे कैसे देखेगी, उस तरीके से जिसके लिए वह तैयार नहीं था। उसने मैसेज भेजा, कल मैं तुम्हें बताऊंगा। उसने इस बार जवाब देने में समय लिया। जब उसने जवाब दिया तो वह सिर्फ इतना था, ठीक है, धन्यवाद। और फिर एक विराम के बाद, मुझे तुम पर भरोसा है। राहुल लंबे समय तक उस मैसेज को देखता रहा जबकि कार शहर में आगे बढ़ रही थी। 4 शब्द। 4 शब्दों की समस्या यह है कि वे बदले में कुछ मांगते हैं, और वे बदले में जो मांगते थे वह सच था, पूरा सच। वह संस्करण नहीं जिसे उसने बताना सीख लिया था। साफ, व्यवस्थित, सही जगहों पर संपादित, पूरा संस्करण। उसने मोबाइल जेब में रखा, खिड़की से बाहर देखा, और बहुत समय बाद पहली बार सोचा कि शायद समय आ गया था। लेकिन उस समय के आने से पहले एक आखिरी चीज थी जिसे हल करने की जरूरत थी, क्योंकि ईला सिंघानिया ने उसे एक संदेश भेजा था। उस राहुल को नहीं जिसे कमला जानती थी, बल्कि दूसरे राहुल को, जिसका रिकॉर्ड में कोई नाम नहीं था, जो बिचौलियों के माध्यम से समस्याएं हल करता था।
जिसने सिर्फ इतना कहा कि महिला के पास एक प्रस्ताव था और वह प्रस्ताव जरूरी था। और वह प्रस्ताव जब राहुल ने अंततः सुनना स्वीकार किया, देवंग मेहता के बारे में था कि देवंग क्या जानता था और देवंग ने हाल ही में क्या किया था, जिससे न केवल सिंघानिया बल्कि कनेक्शनों की एक श्रृंखला के माध्यम से भी प्रभावित होगा, जिसे ईला को मैप करने में हफ्ते लग गए थे। राहुल ने इसे आते हुए नहीं देखा था और यह दूसरी चीज थी जिसकी उसे उस सप्ताह उम्मीद नहीं थी। पहली उसकी बहन का संदेश था, दूसरी यह पता लगाना था कि ईला सिंघानिया, जिसे उसने इस कहानी में एक द्वितीयक पात्र के रूप में खारिज कर दिया था, के पास ऐसी जानकारी थी जो उसके पास नहीं थी और वह उसे बदलने को तैयार थी। ईला सिंघानिया का प्रस्ताव रूप में सरल और सामग्री में जटिल था। देवंग मेहता ने मीडिया को नहीं, पुलिस को नहीं, बल्कि एक अमेरिकी निवेश फंड को बेच दिया था जो ब्राजीलियाई रियल एस्टेट बाजार में अनियमित परिचालनों पर एक डोजियर बना रहा था। उस तरह का डोजियर जो अखबारों की सुर्खियां नहीं बनता, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कंपनियों के नाम, साझेदारों के नाम और खाता संख्या के साथ मुकदमा बन जाता है। उस तरह की चीज जो सही व्यक्ति को एक फोन कॉल से गायब नहीं होती, क्योंकि सही व्यक्ति इस मामले में भारत में नहीं था। देवंग ने सब कुछ बेच दिया था। वह सिंघानिया के बारे में क्या जानता था, वह विधायक के बारे में क्या जानता था, और रास्ते में वह उस आदमी के बारे में क्या जानता था जिसने सालों पहले उससे एक ऐसे नाम का उपयोग करके बातचीत की थी जो उसका नहीं था, राहुल। ईला यह इसलिए जानती थी क्योंकि एक अकाउंटेंट था जो इस फंड के लिए काम करता था। वफादारी के कारण नहीं जानती थी, इसलिए जानती थी क्योंकि वह इतना अच्छा भुगतान करती थी कि वफादारी एक लचीली अवधारणा थी। और जब राहुल का नाम प्रारंभिक रिपोर्ट में आया तो उसे किसी और से पहले पता चला। राहुल गुरुवार दोपहर को ईला सिंघानिया के दफ्तर में उसके सामने बैठा था, एक चमड़े की कुर्सी पर जिसकी कीमत उस अपार्टमेंट से ज्यादा थी जहां वह बड़ा हुआ था। और उसने यह सब उसी शांत अभिव्यक्ति के साथ सुना जिसका वह सभी स्थितियों में उपयोग करता था। अंदर से यह अलग था, अंदर से वह वही कर रहा था जो वह हमेशा बुरी जानकारी मिलने पर करता था, सूचीबद्ध करना, गणना करना, खबर के वजन को सचमुच आने से पहले बाहर निकलने का रास्ता खोजना। तुमने मुझे क्यों बताया? उसने कहा जब वह समाप्त हुई। क्योंकि मुझे डोजियर बाहर नहीं आने देना है, उसने कहा। सिंघानिया के बारे में हिस्सा कंस्ट्रक्शन कंपनी को डुबो देगा। मेरा बेटा मूर्ख है, लेकिन वह मेरा बेटा है, और जो संपत्ति दांव पर है वह केवल उसकी नहीं है। और मेरे बारे में हिस्सा? राहुल ने कहा, यह तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। उसने कहा, बिना क्रूरता के, बस सटीकता के साथ। लेकिन दोनों समस्याओं का एक ही समाधान है जो देवंग मेहता को वह वापस लेने के लिए मजबूर करना है जो उसने दिया है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यह कर सकता हूं? मुझे लगता है कि तुमने इससे भी मुश्किल काम किए हैं, उसने कहा। राहुल उसे देखता रहा। ईला सिंघानिया वह थी। उसने उस पल महसूस किया, उस तरह की व्यक्ति जिसका वह सम्मान करता अगर वे अलग परिस्थितियों में मिले होते। उसे उससे डर नहीं था, या था, और वह इसे इतनी अच्छी तरह से छिपाती थी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उस बातचीत में जानकारी, प्रस्ताव जो वह चाहती थी और बदले में जो वह पेशकश कर रही थी, सब कुछ लेकर आई थी, बिना किसी भूमिका और बिना किसी नाटक के। तुम क्या पेशकश करते हो? उसने कहा। वह फाइलें जो हर्षवर्धन के जासूस ने तुम्हारे बारे में इकट्ठा की थीं, उसने कहा। सब डिजिटल और भौतिक। जासूस अब मेरे लिए काम करता है। हर्षवर्धन को यह नहीं पता। और एक और चीज है। उसने एक दराज खोली, मेज पर एक फोल्डर रखा। यह पवई अपार्टमेंट का पूरा इतिहास है, उसने कहा। खरीद, मरम्मत, सब मेरी कंपनी के नाम पर, एक अतिरिक्त नोट के साथ जिस पर मैंने आज सुबह हस्ताक्षर किए हैं। कमला को संपत्ति का हस्तांतरण कर रहा हूं, बिना शर्त, बिना वापसी खंड के। राहुल ने फोल्डर देखा। तुम उसे अपार्टमेंट दे रही हो? मैं उसे अपार्टमेंट दे रही हूं, ईला ने पुष्टि की, क्योंकि वहां जो कुछ हुआ उसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन संभव मुआवजा है। और उसने एक छोटा विराम लेकर कहा, मुझे पहले देखना चाहिए था। मुझे देखना चाहिए था कि हर्षवर्धन मेरे अपने घर में क्या कर रहा था, और मैंने नहीं देखा या देखना नहीं चाहा, जो कभी कभी एक ही बात होती है। राहुल एक पल के लिए फोल्डर को देखता रहा, फिर ईला की ओर देखा। अगर मैं देवंग की समस्या हल कर देता हूं, उसने कहा, और डोजियर गायब हो जाता है, तो तुम्हारे पास मेरे बारे में कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा। उसने सहमति व्यक्त की। और तुम इसे अपने पास रखोगी। मैं इस ज्ञान के साथ रहूंगी कि तुम मौजूद हो, और मैं तुम्हें दुश्मन न मानकर दोस्त रखना पसंद करती हूं।
यह मेरे लिए पर्याप्त है। राहुल लंबे समय तक चुप रहा। उसने दालान में घुटनों को गले लगाए कमला के बारे में सोचा। उसने खिलौने के साथ मानव के बारे में सोचा। उसने अपने मोबाइल पर 4 शब्दों के संदेश के बारे में सोचा। मुझे तुम पर भरोसा है। उसने देवंग मेहता के बारे में सोचा, जिसने उस पर हस्ताक्षर किए थे क्योंकि राहुल ने सुरक्षा का वादा किया था और जिसने उस सुरक्षा को बेच दिया था। यह असुविधाजनक हो गया था। देवंग उस तरह की समस्या नहीं थी जिसे बातचीत से हल किया जा सकता था, लेकिन वह उस तरह की समस्या भी नहीं थी जिसे राहुल उस तरीके से हल करने वाला था जिसकी इला ने शायद कल्पना की थी। उसने कमला से वादा किया था और कमला से किया गया वादा उसके जीवन में किए गए किसी भी अन्य वादे से अलग था। ठीक है, उसने कहा, लेकिन एक शर्त है। और इंतजार किया। हर्षवर्धन गायब हो जाए। उसने कहा, कमला की जिंदगी से नहीं, वह पहले ही तय हो चुका है। परिवार के व्यवसाय से गायब हो जाए। तुम औपचारिक रूप से कंस्ट्रक्शन कंपनी का नियंत्रण संभाल लो, उसका नाम बोर्ड से हटा दो और वह जो कुछ भी करना चाहे वह करे। ऐसी किसी भी चीज से दूर जो मेरी बहन या मेरे भतीजे को प्रभावित करे। ईला एक पल के लिए चुप रही। तुम जानते हो तुम क्या मांग रहे हो। मैं ठीक जानता हूं कि मैं क्या मांग रहा हूं, उसने कहा। हर्षवर्धन स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करेगा। उसे स्वेच्छा से स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, बस होना चाहिए। ईला ने उसे लंबे समय तक देखा, उस अभिव्यक्ति के साथ जो यह मूल्यांकन कर रहा था कि व्यक्ति ने क्या कहा, बल्कि व्यक्ति क्या था। तुम यह डोजियर के लिए कर रहे हो या अपनी बहन के लिए? उसने कहा। अपनी बहन के लिए, उसने बिना झिझके कहा। डोजियर सिर्फ एक विवरण है। उसने एक दृढ़ आवाज सुनी। हो गया, उसने कहा। राहुल 2 दिन बाद दिल्ली गया। इस बार देवंग को कैफे में नहीं मिला। उसे अपने दफ्तर में समुद्र के नज़ारे वाली एक इमारत में मिला जिसे देवंग ने अच्छे सालों में खरीदा था और जो अब इस बात का भौतिक प्रमाण था कि अच्छे साल बीत चुके थे। उस जगह पर पुराने पैसे और खराब वेंटिलेशन की गंध थी। उस तरह का संयोजन जो तब होता है जब कोई रखरखाव में निवेश करना बंद कर देता है, लेकिन दिखावा करना बंद नहीं करता कि इसकी जरूरत नहीं है। देवंग पिछली बार से अलग था, ज्यादा घबराया हुआ। हर 3 मिनट में दरवाजे की ओर देखने का एक तरीका था जो बताता था कि उसे बुरी यात्राओं का इंतजार करने की आदत हो गई थी। राहुल बैठ गया। तुम जानते हो मैं यहां क्यों हूं? उसने कहा। देवंग ने अपने होठों पर जीभ फेरी। क्या मैं समझा सकता हूं? जरूरत नहीं, राहुल ने कहा। मैं समझता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम डरे हुए थे और कोई पैसे वाला आया और तुमने बेच दिया। मैं भी ऐसा ही करता। देवंग को नहीं पता था कि इस जवाब के साथ क्या करना है। समस्या, राहुल ने जारी रखा, यह है कि तुमने जो बेचा वह केवल तुम्हारा नहीं था, उसमें दूसरों के नाम थे और उन लोगों को अब एक समस्या है जो उन्होंने नहीं मांगी थी। मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। कर सकते हो, राहुल ने कहा। तुम अपने फंड में अपने संपर्क को फोन कर सकते हो और कह सकते हो कि तुमने जो सामग्री दी थी वह अनियमित तरीके से प्राप्त की गई थी और तुम उसे औपचारिक रूप से वापस ले रहे हो। वे लड़ेंगे, धमकी देंगे, लेकिन तुम्हारी पुष्टि के बिना डोजियर में कहीं भी जाने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार नहीं है और मैं ऐसा क्यों करूंगा? राहुल ने मेज पर एक लिफाफा रखा, पिछली बार से छोटा। देवंग ने उसे बिना खोले देखा। अंदर एक खाता संख्या है, राहुल ने कहा, और एक राशि जो अगले 48 घंटों में इस खाते में दिखाई देगी। अगर तुम वही करते हो जो मैं कह रहा हूं तो यह तुम्हारे लिए सम्मानजनक तरीके से भारत छोड़ने और कहीं और बिना किसी का एहसान चुकाए शुरुआत करने के लिए पर्याप्त है। देवंग लिफाफे को देखता रहा। और अगर मैं नहीं करूं, उसने कहा, लेकिन आवाज में अब दृढ़ता नहीं थी। राहुल एक पल के लिए चुप रहा। खिड़की से बाहर समुद्र की ओर देखा जो उस दोपहर भूरा था, उस तरह की नीची लहरों के साथ जो किसी को प्रभावित नहीं करती थीं। अगर तुम नहीं करते, उसने कहा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। देवंग भ्रमित लग रहा था। लेकिन फंड को पता चलेगा कि तुमने ऐसी जानकारी बेची थी जो पूरी तरह से तुम्हारी नहीं थी बेचने के लिए, राहुल ने जारी रखा। और जो लोग डोजियर में तुम्हारे साथ दिखाई देते हैं उनके पास तुमसे ज्यादा पैसा है, तुमसे ज्यादा वकील हैं और मुझसे कम धैर्य है। तो तुम इस समस्या को किसी भी तरह से हल करोगे। सवाल यह है कि तुम इसे पैसे लेकर हल करोगे या पैसे देकर। देवंग लिफाफे को देखता रहा, फिर उसे खोला, संख्या पढ़ी, लंबे समय तक चुप रहा। मुझे भारत छोड़ने में कितना समय लगेगा? उसने कहा, जितना तुम्हें चाहिए। राहुल ने कहा, लेकिन मैं 30 दिनों से कम में सहज महसूस करूंगा। देवंग ने सिर हिलाया। उसने मोबाइल उठाया। राहुल उसके फोन करते समय बैठा रहा। उसने दूसरी तरफ की बातचीत सुनी
जो यह समझने के लिए पर्याप्त थी कि यह उसी तरह से चल रही थी जैसे उसे चलना था। जब देवंग ने फोन रखा तो उसके चेहरे पर उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति थी जिसने अभी अभी बहुत देर से ढोया जा रहा वजन छोड़ दिया था। हो गया है, देवंग ने कहा। राहुल ने उसका हाथ हिलाया। शुभकामनाएं, उसने कहा। और वह कहना चाहता था। वह उसी दोपहर हवाई जहाज से मुंबई वापस उड़ गया। खिड़की वाली सीट पर शहर अभी भी नीचे छोटा दिख रहा था। बादलों में प्रवेश करने से पहले राहुल सोचता रहा कि क्या कमी थी। व्यावहारिक समाधान में ज्यादा कमी नहीं थी। डोजियर गायब हो जाएगा, इला कंस्ट्रक्शन कंपनी संभाल लेगी, हर्षवर्धन जिंदगी के एक शांत कोने में सिमट जाएगा, शायद मां से पॉकेट मनी, और वह भावना जो राहुल को उम्मीद थी कि लंबे समय तक चलेगी, कि वह किसी ऐसी चीज के बहुत करीब आ गया था जिसे उसे छूना नहीं चाहिए था। ओह, जो कमी थी वह कमला के साथ बातचीत थी, सच्ची बातचीत। वह संस्करण नहीं जो उसने टुकड़ों में दिया था, फिल्टर किया गया था, उन बिंदुओं पर संपादित किया गया था जहां सच बहुत बदसूरत लगता था। पूरा संस्करण की पैसा कहां से आया था, उसने क्या सीखा था, उसने क्या किया था जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था, और उसने क्या किया था जिसे वह अभी भी आंखों में देख सकता था। उसने 20 साल एक ऐसी जिंदगी बनाने में बिताए थे जिसे किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी। 20 साल वह आदमी बनकर रहा जो हल करता था, बिना यह बताए कि कैसे, जो सही माप में आता और जाता था, जो उन सवालों के बीच के स्थानों में मौजूद था जो लोग पूछते थे। कमला दुनिया में एकमात्र व्यक्ति थी जिसके लिए वह इस स्थान को बनाए नहीं रख सकता था, और यह उसने खिड़की से बाहर देखते हुए महसूस किया। बाहर नारंगी होते आसमान के साथ यह उसकी एकमात्र वास्तविक कमजोरी थी। न देवंग, न हर्षवर्धन, न कोई डोजियर। यह बहन थी, यह तथ्य था कि उसे उस पर भरोसा था, और यह कि सच्चा भरोसा ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे आप जानकारी से हल नहीं कर सकते। वह पहुंचा तो कमला अपार्टमेंट में थी। मानव पहले ही सो चुका था। वह रसोई में एक कप चाय के साथ थी जो बहुत देर से ठंडी लग रही थी। मेज पर लैपटॉप खुला था, लेकिन स्क्रीन काली थी। उस तरह की स्थिति जो बताती है कि व्यक्ति इंतजार कर रहा था, लेकिन यह नहीं दिखाना चाहता था कि वह इंतजार कर रहा था। वह सामने की कुर्सी पर बैठ गया। उसने उसे देखा। बताओ, उसने कहा। तो उसने बताया। उस तरीके से नहीं जैसे वह ग्राहकों को बताता था, उस तरीके से नहीं जैसे वह किसी को किसी चीज के लिए मनाना चाहता था, उस तरीके से जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति को बताते हैं जो आपको पहले से जानता है। और सवाल अब यह नहीं है कि वह क्या सोचेगी, बल्कि केवल यह कि सच क्या है। उसने शुरू से बताया। 18 साल, बैग, शहर के बीच में एक बार में मिले आदमी के बारे में जिसने उसे एक सरल काम करने के लिए पैसे की पेशकश की थी, जो सरल नहीं था, जो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जो नहीं मिलना चाहता था, जिसे उसने इसलिए किया क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी और क्योंकि वह इसमें अच्छा था, इस तरह से जिसे वह समझा नहीं सकता था। लोगों द्वारा अनजाने में छोड़े गए कनेक्शनों को देखने की यह क्षमता, यह समझने की कि हर कोई कहीं न कहीं निशान छोड़ जाता है, कि यदि आप जानते हैं कि कहाँ देखना है तो कोई भी वास्तव में अदृश्य नहीं है। उसने बताया कि उसे जो कुछ वह बना रहा था उसकी सीमा समझने में सालों लग गए थे, कि कुछ क्षण ऐसे थे, ज्यादा नहीं, लेकिन भूलने के लिए पर्याप्त, जब उसने जो किया था उससे किसी ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंची थी जिसे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए थी। सीधे नहीं, लेकिन उन परिणामों की श्रृंखला से जो चुनाव पैदा करते हैं कि ये क्षण उस तरह की चीज थे जो गायब नहीं होते, जो एक कोने में रहते हैं, जिनके साथ आप जीना सीख जाते हैं, लेकिन जो गायब नहीं होते। उसने देवंग के बारे में बताया, उसने क्या वादा किया था और देवंग के न मानने पर उसने हल करने के लिए क्या किया था, कि समाधान पैसा था और कुछ और नहीं। और वह पैसा कहाँ से आया था वह नहीं बता सकता था, लेकिन वह साफ नहीं था, इस अर्थ में कि इस बीच कुछ भी साफ नहीं था, और वह यह जानता था और इसके साथ जीता था। कमला बिना किसी रुकावट के सब सुनती रही। जब वह समाप्त हुआ तो रसोई में एक बड़ी खामोशी छा गई, उस तरह की खामोशी जो खाली नहीं होती बल्कि बहुत सी चीजों को संसाधित करने से भरी होती है। तुम्हें पछतावा है? उसने कहा, सवाल के रूप में नहीं, बल्कि एक टिप्पणी के रूप में। कुछ बातों का, उसने कहा। लेकिन तुम फिर से ऐसा करोगे? वह एक पल के लिए चुप रहा। कुछ बातें नहीं, उसने कहा, कुछ हाँ। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा। और तुमने मेरे लिए क्या किया? उसने कहा, 1000 बार करूंगा, उसने कहा, और यह सबसे सरल बात थी जो उसने पूरी रात कही थी। उसने ठंडी चाय के कप को देखा, चुप रही, फिर कहा, मुझे जानना था, तुम्हें जज करने के लिए नहीं,
बल्कि यह समझने के लिए कि मैं किस पर भरोसा कर रही हूं। और अब जब तुम्हें पता है, उसने कहा, अब जब मुझे पता है, उसने कहा, मैं अभी भी तुम पर भरोसा कर रही हूं, बस अब खुली आंखों से, बंद आंखों से नहीं। राहुल उसे देखता रहा। एक अंतर है, उसने जारी रखा। पहले मुझे भरोसा था क्योंकि तुम मेरे भाई थे और मुझे और कुछ नहीं पता था। अब मुझे और बातें पता हैं और मैं अभी भी भरोसा करना चुनती हूं। यह अलग है। उसने जवाब नहीं दिया, इसलिए नहीं कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि कुछ बातें जब जोर से कही जाती हैं तो वे कुछ खो देती हैं जो लोगों के बीच होती है। तो वह चुप रहा और वह चुप रही और रसोई चुप रही और बाहर मुंबई वही शोर कर रहा था जो मुंबई हमेशा करता था, उदासीन, लगातार, किसी के लिए रुके बिना। कुछ देर बाद वह उठी, चाय गरम की, उसे बिना पूछे एक कप लाकर दिया। उसने ले लिया। एक और चीज है, उसने कहा। वह वापस बैठ गई। उसने इला के बारे में बताया, प्रस्ताव के बारे में, पवई के अपार्टमेंट के बारे में, जो अब उसका था। वह बहुत शांत रही जब उसने समाप्त किया। उसने अपार्टमेंट दे दिया। कमला ने कहा, धीरे धीरे, बिना शर्त दिया। क्यों? राहुल ने इस बात का सटीक जवाब देने के बारे में सोचा। मुझे लगता है कि उसे अपराध बोध है, उसने कहा। जिस तरह से सत्ता वाले लोग जो इसका सही इस्तेमाल नहीं करते, कभी कभी अपराध बोध महसूस करते हैं, कार्य का नहीं बल्कि चूक का, और अपराध बोध खुद को कुछ ठोस में बदलने की कोशिश करता है। कमला एक पल के लिए आगे देखती रही। मुझे अपार्टमेंट नहीं चाहिए, उसने कहा। मैंने अनुमान लगाया था, उसने कहा। कमला की कहा था कि हमने कहा, उसे बेच दो और मानव के फंड में डाल दो। मैंने भी यही सोचा था। उसने उसे ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देखा जिसमें कुछ ऐसा था जिसे उसे पहचान करने में 1 सेकंड लगा कि वह हास्य था। उस तरह का हास्य जो तब आता है जब जीवन कुछ इतना बाता है, बेतुका करता है कि एकमात्र संभव प्रतिक्रिया हंसना है। मेरे पूर्व पति ने मुझे मारा था, उसने कहा। उसके भाई ने नहीं, उसकी मां ने मुझे उपहार में एक अपार्टमेंट दिया। और तुम, मेरे भाई, जिसे मैं सोचती थी कि कार बीमा बेचता है, अपना पूरा जीवन गलत कामों में फंसे लोगों की समस्याएं हल करता रहता है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बीमा बेचता हूं, उसने कहा। तुमने कभी नहीं कहा कि तुम क्या करते हो, उसने ठीक किया, जो अलग है लेकिन उसी जगह पहुंचता है। उसने एक छोटी सी मुस्कान बिखेरी, बहुत समय में पहली सच्ची मुस्कान। वह भी थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन यह पल था। हर्षवर्धन के साथ बातचीत नहीं, देवंग के साथ मुलाकात नहीं, ईला के साथ समझौता नहीं, जो वास्तविक क्षण था। बांद्रा की एक छोटी रसोई में 2 भाई बहन, गरम चाय, और बाहर शहर, उनके बीच कोई और संपादित संस्करण नहीं। 20 साल से चली आ रही संयुक्त खामोशी नहीं, बस जो था वही बहुत था। अगले महीनों में चीजें धीरे धीरे अपनी जगह पर आ गईं, वास्तविक बदलावों की धीमी गति से। ईला सिंघानिया ने औपचारिक रूप से कंस्ट्रक्शन कंपनी की अध्यक्षता संभाली। हर्षवर्धन ने एक आंतरिक ज्ञापन के साथ बोर्ड से इस्तीफा दे दिया, जिसमें पुनर्गठन और नई व्यक्तिगत परियोजनाओं की बात कही गई थी, और जिस पर किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जिसे सभी ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि सवाल पूछने से ज्यादा स्वीकार करना सुविधाजनक था। वह गोवा में रहने चला गया, जो मुंबई से इतनी दूर था कि दूरी वास्तविक थी और केवल भौगोलिक नहीं। मानव उसी तरह बढ़ता गया जैसे बच्चे तब बढ़ते हैं जब वातावरण तनावपूर्ण नहीं रहता, बिना यह जाने कि गायब हुए तनाव का नाम क्या था। ज्यादा खुला, ज्यादा शोर मचाने वाला, हर सप्ताह अपनी शब्दावली का विस्तार करता हुआ, और सभी डायनासोर के नाम सीखने की इच्छा के साथ, जिसे राहुल ने बच्चे के जीवन में किसी और से ज्यादा गंभीरता से लिया। कमला दिव्या के स्टूडियो में रही। 18 महीने बाद छोटी साझेदार बनी। उस तरह की प्रगति जो तब होती है जब एक व्यक्ति जिसे दबाया गया था, उसे अंततः अपने वास्तविक आकार का होने की जगह मिलती है। और राहुल वही रहा जो वह था, लेकिन एक अंतर के साथ। अब एक व्यक्ति जानता था, केवल एक, और वह एकमात्र मायने रखती थी। महीनों बाद एक रविवार दोपहर, तीनों अपार्टमेंट के पास के पार्क में थे। मानव कबूतरों के पीछे भाग रहा था, उस बच्चे के उत्साह के साथ जो परिणाम की उम्मीद नहीं करता, बस दौड़ने का एहसास चाहता है। कमला एक बेंच पर बैठी थी। उसके पास मानव ने मांगा था, लेकिन फिर भूल गया था। एक जूस का डिब्बा था। राहुल उसके बगल में अपनी जेब में हाथ डाले बच्चे को देख रहा था। तुम वही करते रहोगे जो तुम करते हो? उसने सवाल की तरह नहीं कहा। हाँ, उसने कहा। मुझे पता है, उसने कहा।
मैं बस कह रही हूं कि मुझे पता है। वह मानव को देखता रहा, जिसने कबूतरों के पीछे भागना बंद कर दिया था और अब यह देखने के लिए चुप रहने की कोशिश कर रहा था कि क्या वे करीब आते हैं। वे नहीं आते थे, लेकिन वह कोशिश करता था। एक चीज है जो मैंने कभी नहीं की, राहुल ने कहा। क्या? किसी को कहीं मेरा इंतजार करने के लिए कहना। वह मुड़ी और उसे देखा। क्या तुम मुझे तुम्हारा इंतजार करने के लिए कह रहे हो? मैं तुमसे यह जानने के लिए कह रहा हूं कि जब मैं आता हूं तो मैं आता हूं। उसने कहा कि यह हमेशा सही समय पर नहीं होगा, कि कभी कभी आधी रात को बुरी खबर के साथ होगा, कि मैं कभी भी उस तरह का भाई नहीं बनूंगा जो सुप्रभात का मैसेज भेजता है, लेकिन मैं आता हूं। वह एक पल के लिए उसे देखती रही, फिर मानव की ओर देखा, जिसने कबूतरों से हार मान ली थी और अब अपनी भुजाएं फैलाकर एक नीची पत्थर पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। तुम हमेशा आते रहे हो, उसने कहा। मैं गया भी हूं। तुम गए और तब आए जब जरूरत थी। जो ज्यादातर लोग करते हैं उससे ज्यादा है। राहुल चुप रहा। आगे मानव 3 पूरे सेकंड तक पत्थर पर संतुलन बनाए रखने में सफल रहा और फिर एक तरफ गिर गया। वह उठा, हाथ झाड़ा, फिर से कोशिश की। मैं मानव के लिए यही चाहता हूं, कमला ने धीरे से कहा। कोई ऐसा नहीं जो कभी गिरे, कोई ऐसा जो गिरे और फिर से कोशिश करे, बिना यह दिखाए कि उसे कोई ब्रह्मांडीय अन्याय हुआ है। राहुल अपने भतीजे को फिर से कोशिश करते हुए देखता रहा। वह सीख जाएगा, राहुल ने कहा। हम सीखते हैं। वह सहमत हुई और बस यही था। बाहर शहर शहर बना रहा, कबूतर कबूतर बने रहे। मानव पत्थर पर संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा जब तक कि वह सफल नहीं हो गया। इस बार ज्यादा देर तक और जीत के साथ चिल्लाया, अपनी भुजाएं उठाए, जैसे उसने कुछ ऐसा किया हो जो पहले किसी ने नहीं किया था, जो शायद उसके लिए ठीक वैसा ही था। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपने एक ऐसी कहानी का अनुसरण किया है जो नायक और खलनायक के बारे में नहीं है। अभी तक दान की पास्ता मारे क्या उस सरल तरीके से नहीं जिसकी हम उम्मीद करते हैं। हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप अभी कहां से देख रहे हैं और आपके यहां क्या समय हुआ है। हम सब पढ़ते हैं। वह क्षण कौन सा था जिसने आपको सबसे ज्यादा छुआ? जब राहुल आधी रात को उस अपार्टमेंट में दाखिल हुआ, जब कमला ने खुली आंखों से भरोसा करना चुना, या जब मानव पत्थर से गिरा और फिर से कोशिश की? टिप्पणियों में बताएं कि इन दृश्यों में से कौन सा आपके साथ रहा। अगर यह कहानी आप तक पहुंची है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जिसे आज यह सुनने की जरूरत है। ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए लाइक करें और अगर आप अभी आए हैं तो सब्सक्राइब पर क्लिक करें, क्योंकि हमारे पास यहां और भी कहानियां हैं।